अगर कल कोई कंट्री इंडिया में 50 बिलियन, 100 बिलियन या 200 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दे तो क्या ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर होगी या फिर एक वार्निंग? सवाल अजीब सा लग सकता है, लेकिन हिस्ट्री में कई ऐसे देश रहे हैं जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने डेवलपमेंट भी दिया और इन्फ्लुएंस भी। 1998 इंडोनेशिया एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक था। फॉरेन कंपनीज आ रही थी, फैक्ट्रीज लग रही थी और इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि इंडोनेशिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Indonesia's economy really took off in the 1970s and 80s when the country was a net oil exporter. It was a member of OPEC. लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया अपनी वैल्यू का लगभग 80% खो बैठी। इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर भाग गए और एक पूरी इकोनॉमी घुटनों पर आ गई। When the Asian financial crisis triggered a collapse in regional currencies and plunged Indonesia into economic and political turmoil. सालों बाद श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चाइनीज लोन्स आए, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने, लेकिन जब लोन चुकाने का टाइम आया तो श्रीलंका को अपना स्ट्रेटेजिक हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर के लीज पर चाइना को देना पड़ा। और यही वजह है कि आज जब भी किसी देश में बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो एक्सपर्ट सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या ये डेवलपमेंट है या फिर इन्फ्लुएंस की शुरुआत? क्योंकि आज इंडिया में भी एक देश अपनी प्रेजेंस तेजी से बढ़ा रहा है और वो है जापान। 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, 43 बिलियन डॉलर से ज्यादा का FDI और लगभग 1500 जापानीज कंपनीज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिलियंस डॉलर के प्रोजेक्ट्स। लेकिन सवाल है, जापान अचानक इंडिया में इतना पैसा क्यों लगा रहा है? क्या ये सिर्फ बिजनेस है या फिर ये इंडिया पे जापान के कंट्रोल की शुरुआत है? दोस्तों, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की कहानी चाइना से शुरू होती है। आज जापान दुनिया की सबसे बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी में से एक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। 1945 के बाद जापान बर्बाद हो चुका था, लेकिन अगले कुछ डेकेड्स में जापान ने एक अनबिलीवेबल कमबैक किया। 1950 से लेकर 1980s तक जापान ने दुनिया को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन से एक कंट्री अपनी किस्मत बदल सकती है। कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, जापानीज कंपनीज ग्लोबल ब्रांड बन गई। लेकिन जैसे जैसे जापान रीच होता गया, एक प्रॉब्लम सामने आई। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम थे और उसकी पॉपुलेशन भी लिमिटेड थी। इसलिए जापानीज कंपनीज को ऐसे मार्केट चाहिए थे जहां वो एक्सपेंड कर सके, और इसी रेस में जापान के लिए चाइना एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया। 1970s के एंड में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन करना स्टार्ट किया। चाइना को कैपिटल चाहिए था और जॉब्स क्रिएट करनी थी, और चाइना के पास एक ह्यूज एडवांटेज था, एक मैसिव वर्कफोर्स। जापानीज कंपनीज ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम थी और चाइनीज मार्केट भी बहुत बड़ा था। धीरे धीरे जापानीज कंपनीज चाइना में अपनी फैक्ट्रीज लगाने लगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक रूल होता है, जब कंट्रीज में जितना ज्यादा कनेक्शन बढ़ता है उतनी ही डिपेंडेंसी भी बढ़ सकती है। 2000 के बाद चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। ग्लोबल कंपनीज चाइना में प्रोडक्शन करने लगी। जापानीज कंपनीज भी डीपली कनेक्टेड हो चुकी थी। लेकिन अब ये रिलेशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जापानीज कंपनीज चाइना में अपने प्रेजेंस को दोबारा इवेलुएट कर रही हैं, क्योंकि चाइना में ग्रोथ स्लो हो रही है। जो ग्रोथ कभी डबल डिजिट में होती थी, आज वो 4 to 5% के आसपास आ चुकी है। ये चाइना की डेकेड्स की वीकेस्ट ग्रोथ रेट में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज चाइना में लेबर कॉस्ट लगभग $8 पर आवर तक पहुंच चुका है, जबकि वियतनाम में ये $2.3 पर आवर और इंडिया में $1.1 पर आवर है। जहां पहले चीप मैन्युफैक्चरिंग चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज था, अब वही एडवांटेज कम होता जा रहा है। 2020 में चाइना में जापानीज इन्वेस्टमेंट $11 बिलियन से ज्यादा थे, लेकिन 2024 में ये गिरकर लगभग $3.3 बिलियन रह गए। मतलब सिर्फ 4 साल में 70% की गिरावट। और इसका रीजन सिर्फ इकोनॉमी नहीं है। चाइना और यूएस के बीच बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का रिस्क और ग्लोबल ट्रेड को लेकर अनसर्टेनिटी, इन सब ने जापानीज कंपनीज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सिर्फ एक ही कंट्री पे इतना डिपेंडेंट रहना सेफ है। इसी वजह से जापान का फोकस अब इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जिसे चाइना +1 स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर कंपनीज चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन सर्च कर रही हैं, और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है इंडिया की।
दोस्तों, इंडिया और जापान के रिलेशन नए नहीं हैं। दोनों कंट्रीज के बीच कई डेकेड से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज हैं। लेकिन आज के चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडिया की इंपॉर्टेंस जापान के लिए पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज जापान दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, लेकिन जापान की पॉपुलेशन बहुत फास्ट एज हो रही है। जापान में हर 10 लोगों में से एक से ज्यादा लोग 80 साल या उससे ज्यादा एज के हैं और जापान की लगभग 1/3 पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर है। जापान के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और एक्सपीरियंस है, लेकिन दूसरी तरफ यंग पॉपुलेशन की कमी है। वहीं इंडिया एक यंग और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया के पास उतना पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना जापान के पास है, लेकिन इंडिया के पास एनर्जी है, यंग पॉपुलेशन है और ग्रो करने की स्पीड है। इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 ईयर से कम एज की है और किसी भी कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमी भी फास्ट एक्सपेंड कर रही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में और ऊपर आया है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक बढ़ती हुई मिडिल क्लास है। जब किसी कंट्री में मिडिल क्लास बढ़ता है तो सिर्फ लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ती, उनकी स्पेंडिंग भी बढ़ती है और इंक्रीजिंग डिमांड जापानीज कंपनीज के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। जापान के लिए इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं है, इंडिया एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है और इसका प्रूफ ग्राउंड लेवल पर भी देखा जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टोयोटा, सुजुकी और होंडा जैसे जापानीज जायंट इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जापान की कंपनीज इंडिया में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। गुजरात जैसे स्टेट में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। असम में भी सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर प्रोग्रेस हो रही है और जापान की टेक्नोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ईवी बैटरीज के सेक्टर में भी जापानीज कंपनीज इंडिया में नए इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस कर रही हैं। अब तो जापान लीथल वेपन्स भी इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा, यानी डिफेंस सेक्टर में भी जापानीज कंपनी एंट्री करने वाली है। लेकिन असली कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिजनेस नहीं होता, कभी कभी इन्वेस्टमेंट के पीछे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है। जापान और चाइना के बीच टेंशन पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों कंट्रीज के बीच एक मेजर इशू है सेंकाकू आइलैंड। ये ईस्ट चाइना सी में छोटे से आइलैंड्स का ग्रुप है जिसका कंट्रोल जापान के पास है, लेकिन चाइना इन आइलैंड्स पर अपना क्लेम करता है। इसी वजह से चाइनीज कोस्ट गार्ड की शिप्स बार बार जापानीज वाटर्स के पास दिखते हैं। 2024 में ऐसे इंसिडेंट कई बार रिपोर्ट हुए। जापान को अपने सराउंडिंग एरिया में चाइना की इंक्रीजिंग प्रेजेंस का प्रेशर फील हो रहा है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया जापान के स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन रहा है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये रीजन साउथ ईस्ट एशिया के क्लोज है और इंडिया को म्यांमार, थाईलैंड और बाकी आसियान मार्केट से कनेक्ट कर सकता है। जापान इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। जापान के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गेटवे है जो इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर सकता है। इसीलिए चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस के बीच जापान इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस पार्टनरशिप का एक स्ट्रेटेजिक सेंटर बनता जा रहा है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, क्या जापान इंडिया को इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में पहले ट्रेड करने ही आई थी, लेकिन लास्ट में उसने इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया। उसी तरह चाइना भी करता है, कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे अपने डेट ट्रैप में फंसाता है। लेकिन जापान का केस थोड़ा अलग है। चाइना में गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज पर डायरेक्ट कंट्रोल रखती है, लेकिन जापान में मोस्टली प्राइवेट कंपनीज और बिजनेसेस खुद से डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है। और इंडिया की एक और स्ट्रेंथ ये है कि वो सिर्फ एक ही कंट्री के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया में अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट की कंपनीज से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। दोस्तों, जापान के इन्वेस्टमेंट का एक पॉजिटिव पॉइंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। जापानीज कंपनीज इंडिया में सिर्फ पैसा ही नहीं ला रही हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुजुकी, ट्रांसपोर्ट में बुलेट और मेट्रो प्रोजेक्ट और फ्यूचर इंडस्ट्रीज जैसे बैटरीज और मैन्युफैक्चरिंग में जापानीज एक्सपर्टाइज। जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स भी इंडिया के लिए हेल्पफुल रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म और रिलेटिवली इजियर रीपेमेंट टर्म्स पर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क बिल्कुल नहीं है। कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इंडिया को अपने चैलेंजेस सॉल्व करने होंगे, जैसे लैंड अवेलेबिलिटी, रूल्स और अप्रूवल में डिले, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स। अगर इंडिया इन इश्यूज को फिक्स कर लेता है तो जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया की ग्रोथ के लिए एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि चाइना के पास डिकेड्स का मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल है और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक डीप पोजीशन है। लेकिन शायद ये क्वेश्चन सही नहीं है।
सही क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया दुनिया की चाइना पर डिपेंडेंसी को कम कर सकता है? और अभी के सिग्नल्स को देखा जाए तो जापान का आंसर क्लियर है। हाँ, $68 बिलियन से शुरू हुई ये पार्टनरशिप सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक नए इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल हो सकती है। दोस्तों, आप इंडिया और जापान के इस पार्टनरशिप पे क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।